So we are starting with the Maha revision series for chapter Ombudsman. The full name of the chapter is Resolution of Complaint and Guidance. Now अब यहाँ पे तीन important topic हैं. First is your SEBI Informal Guidance Scheme 2003. अब देखो यहाँ पे SEBI Informal Guidance Scheme क्या बोलता है. Now it says that SEBI Informal Guidance Scheme SEBI ने क्यों निकाला था? इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड मार्केट को रेगुलेट एंड डेवलप करने के लिए. In order to protect the interest of investor and to regulate and develop the securities market, SEBI has issued Informal Guidance Scheme 2003. इफेक्टिव कब से हुआ था? 24 जून 2003 से. अब इस इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम में हु आर द पर्सन कैन मेक एप्लीकेशन टू SEBI अंडर इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम. यहाँ पे फॉलोइंग पर्सन कैन मेक अ रिक्वेस्ट टू SEBI फॉर सीकिंग इनफॉर्मल गाइडेंस अंडर द स्कीम. तो जितने भी लिस्टेड कंपनी है, ऑल लिस्टेड कंपनी रेगुलेटेड बाय SEBI, तो जितने भी लिस्टेड कंपनी है वो हर एक कंपनी जो IPO कर रहा है, मतलब कंपनी गोइंग फॉर लिस्टिंग, यहाँ पे कंपनी विच इंटेंड टू गेट द सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड हैज फाइल्ड लिस्टिंग एप्लीकेशन विद स्टॉक एक्सचेंज और ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट SEBI और सेंट्रल लिस्टिंग अथॉरिटी. इसके अलावा वो हर एक एंटिटी जो फंड मैनेजमेंट बिजनेस में इन्वॉल्व है, मतलब म्यूचुअल फंड, PIMC, ऑल दोस. देन एक्वायरर, अगर कोई पर्सन इंडिया में लिस्टेड कंपनी को एक्वायर करना चाहता है, now that acquirer, and the last is market intermediary. So all the market intermediaries who are registered with SEBI can make an application to SEBI for seeking informal guidance. Clear? Now अब ये informal guidance के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एप्लीकेशन SEBI को देना पड़ेगा एंड उसके साथ आपको 25,000 रुपीज़ की फीस पे करना पड़ेगा और SEBI आपको इनफॉर्मल गाइडेंस प्रोवाइड करेगा कितने दिन के अंदर? विद इन 60 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन. अब SEBI आपको जो इनफॉर्मल गाइडेंस देता है वो दो तरीके का हो सकता है. इट कैन बी नो एक्शन लेटर और इट कैन बी इंटरप्रेटिव लेटर. अब नो एक्शन लेटर क्या होता है? इसमें SEBI आपको एक कंफर्मेशन देता है कि अगर आपने प्रपोज ट्रांजेक्शन उसी तरीके से किया जिस तरीके से आपने एप्लीकेशन मेंशन किया है, तो आपके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग इज एज पर द लीगल फ्रेमवर्क. एंड इंटरप्रेटिव लेटर में SEBI आपको एक इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करता है of the section what you have asked for. अब but there are certain conditions जहाँ पे SEBI आपको informal guidance provide नहीं करता. तो वो कौन कौन से condition है जहाँ पे SEBI आपको informal guidance provide नहीं करता? पहला, now requests which are general in nature and does not completely describe the fact. तो अगर ऐसा कोई request है जो generic in nature है, जो facts को describe नहीं कर रहा है, then ऐसे request जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे बेस्ड है, मतलब जिसमें आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन, करेक्ट फैक्ट प्रोवाइड नहीं किए हैं. इसके अलावा ऐसे रिक्वेस्ट जिसमें रिक्वेस्टर का कोई डायरेक्ट या अप्रॉक्सीमेट इंटरेस्ट नहीं है, मतलब अगर मैटर में रिक्वेस्टर को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, फिर उस मैटर के लिए इनफॉर्मल गाइडेंस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा. देन ऐसा रिक्वेस्ट जिसमें आपने एप्लीकेबल लीगल प्रोविजंस को मेंशन नहीं किया है. सो इफ़ यू आर आस्किंग फॉर इंटरप्रेटिव लेटर, यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक कि आप किस प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन चाहते हो. If you have not mentioned the provision, then informal guidance will not be provided. अच्छा, यहाँ पे ऐसा मैटर जिसके लिए SEBI ने पहले ही informal guidance provide किया हुआ है, तो matter in which informal guidance in the form of no action letter or interpretive letter has already been issued by SEBI and the existing request is substantially similar with the request for the fact and question asked for which informal guidance being sought. मतलब ऐसा informal matter, ऐसा मैटर जिसमें इनफॉर्मल गाइडेंस SEBI पहले ही प्रोवाइड कर चुका है प्रीवियसली, एंड आपने जो रिक्वेस्ट किया है वो भी उस जो रिक्वेस्ट पहले दिया हुआ है जिसके लिए इनफॉर्मल गाइडेंस SEBI पहले दे चुका है उससे सब्सटेंशियली सिमिलर है. मतलब सेम टाइप का मैटर के लिए अगर आप इनफॉर्मल गाइडेंस मांगते हो जिसके लिए SEBI पहले से गाइडेंस दे चुका है, तो वापस इनफॉर्मल गाइडेंस इशू नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट क्या लिखा है? ऐसा मैटर जिसमें इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, एनफोर्समेंट एक्शन इनिशिएट किया गया है, तो SEBI ऐसे मैटर में कोई भी इनफॉर्मल गाइडेंस नहीं देगा. इसके अलावा अगर कोई मैटर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के सामने पेंडिंग है, तो उस केस में भी SEBI इनफॉर्मल गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करेगा. एंड द लास्ट इज ऐसा मैटर जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन इशू किया है कि SEBI रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो उन मैटर्स में SEBI इनफॉर्मल गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करेगा. अब अगर ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें SEBI इनफॉर्मल गाइडेंस नहीं दे सकता, SEBI क्या करेगा? 5,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस माइनस करेगा एंड 20,000 रुपये सामने एप्लीकेंट को रिफंड कर देगा. तो क्या लिखा है?
if the application for seeking informal guidance is being rejected by SEBI, then SEBI refund 20,000, deduct 5,000 towards processing charges. Clear? अब देखो, अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ रिक्वेस्ट. अब इसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन आता है. तो यहाँ पे सेबी जो भी आपको इनफॉर्मल गाइडेंस देता है उसको पब्लिक डिस्क्लोजर के लिए अपने वेबसाइट पे प्लेस कर देता है. यहाँ पे क्या लिखा है? तो सेबी प्रोवाइड इनफॉर्मल गाइडेंस एंड सेबी प्लेस द सेम ऑन इट्स वेबसाइट फॉर पब्लिक डिस्क्लोजर. अब अगर आप इनफॉर्मल गाइडेंस सेबी से मांग रहे हो और आप सेबी से रिक्वेस्ट करो कि सर आप इनफॉर्मल गाइडेंस को इमीडिएटली पब्लिक डिस्क्लोजर के लिए मत डालो, तो आप सेबी को रिक्वेस्ट कर सकते हो. और अगर सेबी आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा तो कॉन्फिडेंशियलिटी को मैक्सिमम 90 डेज के लिए मेंटेन कर सकता है. विच मीन्स दैट सेबी कैन स्पेसिफाई कि ठीक है हम आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे बट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 90 डेज. तो क्या लिखा है? द पर्सन मेकिंग एप्लीकेशन SEBI for seeking informal guidance may make a request to SEBI for keeping such informal guidance confidential. कितने पीरियड के लिए? For a specified period not exceeding 90 days. अब यहाँ पे जब रिक्वेस्ट सेबी को किया जाएगा कॉन्फिडेंशियलिटी का तो दो बातें होंगी. सेबी या तो आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकता है या तो सेबी आपके रिक्वेस्ट को कॉन्फिडेंशियलिटी की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकता है. अगर सेबी ने आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया तो सेबी आपको इनफॉर्मल गाइडेंस प्रोवाइड करेगा. सेबी जो भी इनफॉर्मल गाइडेंस है उसको कॉन्फिडेंशियल रखेगा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 90 डेज. एंड देन 90 डेज के बाद दैट इज अ मैक्सिमम पीरियड. अच्छा, ये 90 डेज मैक्सिमम पीरियड है, मतलब सेबी डिसाइड कर सकता है कि 90 रखना है, 60 रखना है, क्या पीरियड रखना है. और जब कॉन्फिडेंशियलिटी पीरियड खत्म हो जाएगा तो उसके बाद सेबी उस इनफॉर्मल गाइडेंस को पब्लिक डिस्क्लोजर के लिए अपने वेबसाइट पे प्लेस कर देगा. अभी अगर सेबी ने आपकी इनफॉर्मल गाइडेंस को एक्सेप्ट नहीं किया तो SEBI shall provide an opportunity to the applicant to withdraw the request for confidential treatment. मतलब SEBI यहाँ पे एप्लीकेंट को एक अपॉर्चुनिटी देगा कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी की जो उसने रिक्वेस्ट किया था उसको विड्रॉ कर ले. मतलब SEBI क्या बोल रहा है कि भाई देखो हम कॉन्फिडेंशियलिटी तो नहीं रख सकते, तो वी आर रिक्वेस्टिंग क्योंकि आप कॉन्फिडेंशियलिटी की जो आपने रिक्वेस्ट किया उसको आप विड्रॉ कर लो. अब देखो ऐसे केस में दो बातें होंगी. या तो एप्लीकेंट के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी मैटर इज वेरी क्रूशियल, तो बोलेगा सर मेरे को इनफॉर्मल गाइडेंस ही नहीं चाहिए बट मैं कॉन्फिडेंशियलिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा. दूसरा केस है कि एप्लीकेंट बोलेगा ठीक है सर मैं कॉन्फिडेंशियलिटी पे कॉम्प्रोमाइज करता हूं, आप मेरे को इनफॉर्मल गाइडेंस प्रोवाइड करो. तो यहाँ पे क्या लिखा है? इफ द एप्लीकेंट विथड्रॉ हिज एप्लीकेशन फॉर सीकिंग इनफॉर्मल गाइडेंस, मतलब एप्लीकेंट ने इनफॉर्मल गाइडेंस की एप्लीकेशन को ही विथड्रॉ कर लिया, मतलब उसके लिए कॉन्फिडेंशियलिटी इज वेरी क्रूशियल, उसको कॉन्फिडेंशियलिटी लीक आउट नहीं होने देना है. वो बोला कि ठीक है सर आप मेरे को इनफॉर्मल गाइडेंस ही प्रोवाइड मत करो, तो उसने इनफॉर्मल गाइडेंस की जो एप्लीकेशन था उसको ही विड्रॉ कर लिया. तो ऐसे केस में जो 25,000 रुपये दिया था वो पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा, इनफॉर्मल गाइडेंस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा और जो भी कम्युनिकेशन हुआ है बिटवीन एप्लीकेंट एंड द SEBI उसको भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे. अभी सेकेंड केस में इफ द एप्लीकेंट डू नॉट विथड्रॉ हिज एप्लीकेशन फॉर सीकिंग इनफॉर्मल गाइडेंस, मतलब एप्लीकेंट ने इनफॉर्मल गाइडेंस की एप्लीकेशन की एप्लीकेशन को विड्रॉ नहीं किया है, मतलब एप्लीकेंट के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन उसको इनफॉर्मल गाइडेंस चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है. तो ऐसे केस में इनफॉर्मल गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा और जो भी कम्युनिकेशन हुआ है बिटवीन द पार्टीज उसको भी पब्लिक डिस्क्लोजर में मेंशन किया जाएगा. याद रखना यहाँ पे आपको पूरा 25,000 माइनस हो जाता, रिफंड हो जाता है. यहाँ पे 20,000 रिफंड नहीं होता. 20,000 कब रिफंड होता है? व्हेन SEBI इज नॉट प्रोवाइडिंग यू इनफॉर्मल गाइडेंस बिकॉज ऑफ दिस रीजन, तो वहाँ पे 5,000 रुपये SEBI प्रोसेसिंग चार्ज को डिडक्ट करता है और 20,000 रिफंड करता है. लेकिन अगर कॉन्फिडेंशियलिटी का मैटर है जिसमें एप्लीकेंट बोलता है कि सर मेरे लिए कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत क्रूशियल है, आप एक काम करो मेरे को इनफॉर्मल गाइडेंस ही मत दो, तो पूरा 25,000 रुपये रिफंड कर देंगे. अब याद रखना एज द नेम सेज ये जो इनफॉर्मल गाइडेंस है एज द नेम सेज ये इनफॉर्मल इन नेचर है, तो ये SEBI के लिए ये SEBI का कोई ऑर्डर नहीं है और ये SEBI के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता. क्या लिखा है? तो द इनफॉर्मल गाइडेंस इशूड बाय SEBI इज इन द फॉर्म ऑफ नो एक्शन लेटर और इंटरप्रेटिव लेटर शैल बी कंसिडर्ड एज अ व्यू ऑफ SEBI एंड शैल नॉट बी बाइंडिंग अपॉन SEBI. तो इसको SEBI का व्यू माना जाएगा, ये SEBI के ऊपर बाइंडिंग नहीं है. Although SEBI may generally act in accordance with the informal guidance. इसको SEBI का व्यू माना जाता है, इसको SEBI पे बाइंडिंग नहीं है. सेकेंडली जो इनफॉर्मल गाइडेंस है वो कंक्लूसिव डिसीजन नहीं है,
सी व्हाट इज कंक्लूसिव डिसीजन, कि उसके बाद फर्दर डिस्कशन नहीं होगा, लेकिन ये इनफॉर्मल गाइडेंस सिर्फ सेबी का व्यू है, इट इज नॉट अ कंक्लूसिव डिसीजन। तो क्या लिखा है, द इनफॉर्मल गाइडेंस issued by SEBI shall not be considered as a conclusive decision given by SEBI on any question of law or fact। नेक्स्ट क्या लिखा है, ये जो इनफॉर्मल गाइडेंस है ये कोई ऑर्डर नहीं है, बिकॉज ये ऑर्डर नहीं है तो यहाँ पे आप इस इनफॉर्मल गाइडेंस के अगेंस्ट में सैट के सामने अपील नहीं कर सकते। क्या लिखा है, सच इनफॉर्मल गाइडेंस शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन ऑर्डर इशूड बाय सेबी अंडर सेक्शन 15T एंड देयरफॉर शैल नॉट बी एपेलेबल इन नेचर। और हम लोग जब सेक्शन 15T की बात करते हैं हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं, अपील बिफोर सैट। क्लियर? So this is the entire thing with respect to the SEBI informal guidance scheme. The next topic what is there in this chapter is ombudsman। अब देखो सेबी का मेन फंक्शन है, ड्यूटी क्या है, इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। उसके लिए सेबी को जो भी मेजर लेना पड़ेगा सेबी मेजर्स लेगा, लेकिन मेन पर्पस क्या है, इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि पर्सन, अगर किसी पर्सन को ग्रीवेंसेस है, मतलब अग्रीव पर्सन, ग्रीवेंसेस किसके अगेंस्ट में है, लिस्टेड कंपनी के अगेंस्ट में है या तो मार्केट इंटरमीडिएट के अगेंस्ट में है, तो वो पर्सन क्या कर सकता है, मे हिमसेल्फ, वो पर्सन डायरेक्टली खुद भी ओम्बड्समैन के पास जा सकता है या तो थ्रू ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव या तो इन्वेस्टर एसोसिएशन के थ्रू वो किसके पास जा सकता है, ओम्बड्समैन के पास। कौन सा ओम्बड्समैन, विद इन हुज जुरिस्डिक्शन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ सच लिस्टेड कंपनी और इंटरमीडिएट इज सिचुएटेड। क्लियर? तो यहाँ पे ओम्बड्समैन किसको बोलते हैं, तो ओम्बड्समैन मतलब वो पर्सन जिसको सेबी ने अपॉइंट किया है इन्वेस्टर्स के ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व करने के लिए अगेंस्ट लिस्टेड कंपनी और इंटरमीडियरी, एंड दैट इंक्लूड स्टाइपेंडरी ओम्बड्समैन ऑल्सो। यहाँ पे क्या लिखा है, ओम्बड्समैन मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड एंड इंक्लूड स्टाइपेंडरी ओम्बड्समैन। क्लियर? अब देखो, अब यहाँ पे ओम्बड्समैन के फंक्शन क्या होते हैं, इफ यू सी द पावर एंड फंक्शन ऑफ ओम्बड्समैन, तो ओम्बड्समैन के फंक्शन को डिवाइड किया गया बिटवीन जनरल फंक्शन दैट इज रेगुलेशन 11 एंड अदर फंक्शन दैट इज रेगुलेशन 12। अब देखो ओम्बड्समैन क्यों क्रिएट किया गया है, जिससे कि अगर किसी को भी कंप्लेन है अगेंस्ट लिस्टेड कंपनी, अगेंस्ट इंटरमीडिएट या उन दोनों के अगेंस्ट में, तो कंप्लेन कर सके। तो यहाँ पे उसका काम है ओम्बड्समैन का टू रिसीव स्पेसिफाइड कंप्लेन अगेंस्ट इंटरमीडिएट और लिस्टेड कंपनी। सेकेंडली उन कंप्लेन को कंसिडर करना जिससे कि एक एमिकेबल सेटलमेंट हो सके, तो टू कंसिडर सच कंप्लेन एंड फैसिलिटेट रिजोल्यूशन बाय एमिकेबल सेटलमेंट। अब यहाँ पे अगर पार्टीज ने एमिकेबल सेटलमेंट कर लिया और एक फाइनल टर्म्स डिसाइड किया कि भाई ये टर्म्स में हमारा सेटलमेंट हुआ है, तो उस टर्म्स को अप्रूव करना। और अगर पार्टीज कौन होगा, एक अग्रीव पर्सन, दूसरा लिस्टेड कंपनी या तो इंटरमीडियरी या तो दोनों। अगर इनके बीच में एमिकेबल सेटलमेंट नहीं होता है तो फिर ओम्बड्समैन डिसीजन को एजुडिकेट करेगा। तो क्या लिखा है, टू अप्रूव फ्रेंडली और एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज एंड टू एजुडिकेट सच कंप्लेन इन द इवेंट ऑफ फेलियर बाय फ्रेंडली और एमिकेबल सेटलमेंट। मतलब अगर एमिकेबल सेटलमेंट नहीं होता है तो एजुडिकेट करना उस कंप्लेन को। यहाँ पे कंप्लेन को कंसिडर करना, एमिकेबल सेटलमेंट को अप्रूव करना और एजुडिकेट करना अगर कंप्लेन फ्रेंडली तरीके से रिजॉल्व नहीं हुआ। अभी अदर फंक्शन क्या है, यहाँ पे ओम्बड्समैन क्या करेगा, एक एनुअल बजट बनाएगा ना, उस एनुअल बजट के हिसाब से जो भी एनुअल बजट है उसको सेबी के सामने सबमिट करेगा और अप्रूवल लेगा। फिर उस एनुअल बजट के हिसाब से एक्सपेंडिचर इनकर करेगा, टू ड्रॉप एनुअल बजट टू इनकर एक्सपेंडिचर। देन जो भी एनुअल रिपोर्ट है वो सेबी को सबमिट करेगा कितने दिन के अंदर, विद इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एंड इसके अलावा सेबी उसको जो भी इंफॉर्मेशन मांगेगा वो सेबी को प्रोवाइड करेगा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। क्लियर? नाउ अब देखो, अब यहाँ पे ग्राउंड्स फॉर कंप्लेन क्या है ना, कौन कौन से मैटर है जिसके अगेंस्ट में, कौन से ऐसे मैटर है जिसमें आप सेबी या ओम्बड्समैन के पास जा सकते हो। यहाँ पे अ पर्सन मे लॉन्च अ कंप्लेन ऑन एनी वन और मोर द फॉलोइंग ग्राउंड्स इधर टू सेबी और ओम्बड्समैन कंसर्न। तो कौन कौन से मैटर हैं,
अगर आपको रिफंड ऑर्डर नहीं मिला, अलॉटमेंट लेटर नहीं मिला, या तो आपको सिक्योरिटी सर्टिफिकेट नहीं मिला, ये सब वो मैटर है जिसमें आप ओम्बड्समैन के पास जाके कंप्लेन कर सकते हो। अगर आपको डिविडेंड नहीं मिला, इंटरेस्ट या रिडम्पशन अमाउंट नहीं मिला डिवेंचर्स का, तो इंटरेस्ट और रिडम्पशन अमाउंट नहीं मिला डिवेंचर्स का, या तो आपको रिफंड ही नहीं मिला, या तो रिफंड मिला लेकिन डिले मिला, तो डिले का इंटरेस्ट नहीं मिला, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट नहीं मिला। अच्छा, अगर म्यूचुअल फंड है या कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है तो उसमें यूनिट्स रिडीम होती है, तो रिडम्पशन अमाउंट नहीं मिला। उसके अलावा अगर सिक्योरिटीज ट्रांसफर नहीं हो रहा है, और यहाँ पे अगर कंपनी का टेक ओवर हो रहा है या बायबैक ऑफर हो रहा है, डिलिस्टिंग ऑफर है, तो वो ऑफर आपको भी मिलना चाहिए एज ए शेयर होल्डर, वो ऑफर नहीं मिला। तो नॉन रिसीव लेटर ऑफर, कंसिडरेशन, टेक ओवर और बायबैक ऑफर, डिलिस्टिंग। इसके अलावा कंपनी ने जो भी कॉर्पोरेट बेनिफिट दिए हैं, डिविडेंड दिया है, कैश कॉर्पोरेट बेनिफिट या नॉन कैश कॉर्पोरेट बेनिफिट, तो जो भी कॉर्पोरेट बेनिफिट दिया उसका स्टेटमेंट मिलना चाहिए कि आपको कितना कॉर्पोरेट बेनिफिट दिया गया है, व्हाट वाज योर एंटाइटलमेंट। अगर आपको ऐसा स्टेटमेंट नहीं मिलता है, या तो पब्लिक इशू या राइट इशू में अगर कोई ग्रीवेंसेस हैं। इसके अलावा अगर कंपनीज एक्ट में सेक्शन 24 का कोई भी मैटर है, नाउ व्हाट सेक्शन 24 ऑफ कंपनी दैट टॉक्स अबाउट, नाउ इट टॉक्स अबाउट ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय लिस्टेड कंपनी, और कंपनी इंटेंड टू गेट सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो कंपनी एक्ट में बोला है कि अगर कोई लिस्टेड कंपनी का मैटर है, डिविडेंड का मैटर है या ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज का मैटर है, तो इस मैटर को कौन देखेगा? एनसीएलटी नहीं देखेगा, सेबी देखेगा। मतलब कंपनीज एक्ट में भी सेबी के पावर को आइडेंटिफाई किया गया है। एंड इसके अलावा अगर कोई भी मैटर है जिस पर्टेनिंग टू इशू एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज, उनका कोई भी अगर मैटर है, सो दैट ग्रीवेंसेस कैन आल्सो बी सबमिटेड बिफोर सेबी और ओम्बड्समैन। अब देखो, अब यहाँ पे प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग कंप्लेंट में क्या लिखा है, तो फर्स्ट थिंग, हु कैन मेक अ कंप्लेंट, एज वी हैव डिस्कस कि अगर कोई भी पर्सन जिसको ग्रीवेंसेस है, किसके अगेंस्ट में ग्रीवेंसेस है, लिस्टेड कंपनी या इंटरमीडिएट के अगेंस्ट में ग्रीवेंसेस है, वो हिमसेल्फ या तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव या इन्वेस्टर एसोसिएशन के थ्रू कंप्लेन कर सकता है। किसके सामने? ओम्बड्समैन के सामने, विद इन हुज जुरिस्डिक्शन कंपनी का या इंटरमीडिएट का रजिस्टर्ड ऑफिस या कॉर्पोरेट ऑफिस सिचुएटेड है। अभी अगर सेबी ने ओम्बड्समैन उस पर्टिकुलर एरिया में नोटिफाई नहीं किया है, तो क्या किया सकता है? द मैटर कैन बी सबमिटेड टू द हेड ऑफिस एंड देन हेड ऑफिस विल फॉरवर्ड द सेम टू द कंसर्न ओम्बड्समैन। तो क्या लिखा है? इफ सेबी हैज नॉट नोटिफाइड एनी ओम्बड्समैन फॉर द पर्टिकुलर लोकेलिटी, देन कंप्लेनेंट मे रिक्वेस्ट द ओम्बड्समैन लोकेटेड द हेड ऑफिस ऑफ सेबी। अब हेड ऑफिस ऑफ सेबी कहाँ पे है? बॉम्बे में, पेंटाकुला कॉम्प्लेक्स में हेड ऑफिस है, तो वहां पे आप सबमिट कर दो और फिर वहां पे हेड ऑफिस उसको कंसर्न ओम्बड्समैन को फॉरवर्ड करेगा। क्या लिखा है? फॉर फॉरवर्डिंग हिज कंप्लेंट टू द ओम्बड्समैन ऑफ द कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। तो ये कंप्लेंट कैसे किया जाएगा? कंप्लेंट करने का तरीका क्या है कि आपको कंप्लेंट रिटन फॉर्म में होना चाहिए। एंड कंप्लेंट कौन करेगा? या तो कंप्लेनेंट करेगा या तो उसका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। अभी क्या लिखा है? तो कंप्लेंट शैल बी इन राइटिंग ड्यूली साइंड बाय द कंप्लेनेंट और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव इन द फॉर्म स्पेसिफाइड, और उसके संग जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट हैं उसको अटैच किया जाएगा। अब अगर आप कंप्लेन करना चाहते हो तो किन कंडीशन तो कंप्लाई करना पड़ेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बीइंग सेड कि आपको ये सेबी या ओम्बड्समैन को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि बिफोर अप्रोचिंग देम, आपने पहले कंप्लेन किसको किया है? लिस्टेड कंपनी या इंटरमीडिएट को किया है, और आपकी कंप्लेन को या तो उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया, या तो आपको जो रिस्पॉन्स दिया है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, यहाँ पे या तो आपकी कंप्लेन को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। मतलब ये कंडीशन फुलफिल होगा, उसके बाद ही आप सेबी या ओम्बड्समैन के पास जा सकते हो। क्या लिखा है? नाउ in order to make complaint to SEBI or Ombudsman, the complainant has to comply the following condition. First, it must be established before SEBI or Ombudsman that complainant has made a written representation to the listed company or concern intermediary. अब यहाँ पे एंड, अब यहाँ पे और क्या एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि उसने रिटर्न कंप्लेन किया था एंड उसकी रिटर्न कंप्लेन को या तो रिजेक्ट कर दिया गया है, इंटरमीडिएट या कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया है, या तो कोई रिप्लाई नहीं दिया। कितने दिन हो गए रिप्लाई नहीं मिला? आपने कंप्लेन सबमिट किया 1 मंथ हो चुका है, उसके बाद भी कोई रिप्लाई नहीं मिला। अभी क्या लिखा है? हैज नॉट रिसीव्ड एनी रिप्लाई विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ आफ्टर द लिस्टेड कंपनी और इंटरमीडिएट रिसीव्ड हिज रिप्रेजेंटेशन
या तो वो पर्सन रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगा उसके बाद ही आप सेबी या ओम्बड्समैन के पास जाके कंप्लेन कर सकते हो। अब कंप्लेन कितने दिन के अंदर करना है? तो अगर आपको रिप्लाई मिला है, तो उसके 6 मंथ्स के अंदर, और अगर रिप्लाई नहीं मिला है तो जब आपने कंप्लेन किया था उसके 7 मंथ्स के अंदर। क्या लिखा है? द कंप्लेन इज बीइंग मेड टू सेबी और ओम्बड्समैन बाय द कंप्लेन, कितने दिन के अंदर? विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ रिजेक्शन ऑफ हिज कंप्लेन। मतलब सिंपल वर्ड में, अगर आपको रिप्लाई मिला है, तो रिप्लाई मिला है मतलब या तो अनसेटिस्फैक्टरी रिप्लाई मिला है, या तो आपकी कंप्लेन को रिजेक्ट कर दिया, ये रिप्लाई मिला है। तो जब रिप्लाई मिला है उसके 6 मंथ्स के अंदर, और विद इन 7 मंथ्स आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ कंप्लेन बाय द लिस्टेड कंपनी और इंटरमीडियरी, मतलब 7 मंथ्स के अंदर जब आपने कंप्लेन लिस्टेड कंपनी और इंटरमीडियरी को सबमिट किया था, उसके 7 मंथ्स के अंदर अगर आप कंप्लेन सेबी या ओम्बड्समैन को कर सकते हो। अब व्हाट इज बीइंग सेड, अगर सेबी या ओम्बड्समैन ने उस तरीके की कंप्लेन को पहले ही रिजॉल्व किया हुआ है, सेम कंप्लेन नहीं, उस तरीके की कंप्लेन, मतलब पार्टीज ऑफ कंप्लेन इन द प्रीवियस कंप्लेन एंड द करंट कंप्लेन में बी डिफरेंट, बट इफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंप्लेन इज सेम, देन सेबी वापस मैटर को कंसिडर नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रीवियस डिसीजन सेबी ने दिया था वही बाइंडिंग हो जाएगा। तो क्या लिखा है? द कंप्लेन इज नॉट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर विच हैज बीन सेटल्ड थ्रू द ऑफिस ऑफ सेबी और ओम्बड्समैन कंसर्न इन एनी प्रीवियस प्रोसीडिंग। इसका मतलब क्या हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि सेम कंप्लेन, क्या लिखा है? सेम कंप्लेन कैन नॉट बी मेड फॉर मैटर विच वॉज अर्लियर सेटल्ड बाय सेबी और ओम्बड्समैन। मतलब सेम कंप्लेन जो है वो वापस सेबी और ओम्बड्समैन कंसीडर नहीं करेगा, वेदर और नॉट कंप्लेनेंट वाज पार्टी टू सच सेटल कंप्लेन। मतलब जो कंप्लेनेंट करंट कंप्लेनेंट है वो पुराने वाले में था या नहीं था वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि अगर सेम नेचर ऑफ कंप्लेन है जो पहले रिजॉल्व हो चुका है, तो भी उस तरीके के मैटर को वापस कंसिडर नहीं करेगा। इसके अलावा अगर मैटर जो जिस मैटर के लिए आपने कंप्लेन किया, अगर वो मैटर ऐसा है जो सेबी या कोर्ट या किसी ट्रिब्यूनल के सामने पेंडिंग पड़ा है, तो ओम्बड्समैन कंसीडर नहीं करेगा। इसके अलावा अगर मैटर ऐसा है जिसके लिए कोर्ट ने या सैट ने या सेबी ने पहले से डिसीजन दे दिया है, तो उसको भी ओम्बड्समैन कंसीडर नहीं करेगा। क्या लिखा है? द कंप्लेंट इज नॉट रिलेटेड टू एनी मैटर फॉर विच एनी प्रोसीडिंग बिफोर सेबी और कोर्ट और ट्रिब्यूनल आर्बिट्रेटर और एनी अदर फोरम इज पेंडिंग। इसका लिखा है द कंप्लेन कैन नॉट बी मेड फॉर एनी मैटर फॉर विच द डिक्री और ऑर्डर फाइनल ऑर्डर हैज ऑलरेडी बीन पास। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि आप कंप्लेन ऐसे मैटर के लिए नहीं कर सकते जो या तो पेंडिंग पड़ा है, या तो पेंडिंग पड़ा है, और या तो उसके अगेंस्ट उसमें डिक्री ऑर्डर पहले से इशू हो चुका है। इसके अलावा ना, अगर कंप्लेन ऐसा है जिसके लिए सेबी ने पहले से एक्शन ले लिया है, मतलब एक्शन ले लिया मतलब हम लोग सेम कंप्लेन की बात कर रहे हैं। तो इफ यू सी द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट 3 एंड पॉइंट 6 इज दैट पॉइंट 3 में सेम कंप्लेन नहीं था, पॉइंट 3 में सेम नेचर ऑफ कंप्लेन था, एंड पॉइंट 6 में सेम कंप्लेन अगर पहले ही सेबी ने मैटर को रिजॉल्व कर दिया है तो सेबी उसी मैटर को वापस कंसिडर, ओम्बड्समैन या सेबी उसको वापस कंसिडर नहीं करेगा। क्या लिखा है? द कंप्लेन इज नॉट रिलेटेड टू एनी मैटर फॉर विच एक्शन हैज बीन टेकन बाय सेबी। क्लियर? अब देखो यहाँ पे ओम्बड्समैन के पास ये भी राइट है कि वो आपकी कंप्लेन को रिजेक्ट कर सकता है। कब रिजेक्ट कर सकता है? अगर ओम्बड्समैन को लगता है कि आपकी कंप्लेन फ्रिवलस है, नो यूज, तो वहां पे ओम्बड्समैन आपकी कंप्लेन को रिजेक्ट कर सकता है। तो क्या लिखा है? तो ओम्बड्समैन में dismiss a complaint on any of the grounds specified when the complaint is frivolous in his opinion. Clear? अब देखो, अब यहाँ पे एविडेंस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी, क्या ओम्बड्समैन की प्रोसीडिंग पे इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है? आंसर इज नो। मतलब ओम्बड्समैन अपनी प्रोसीडिंग खुद डिसाइड करेगा बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड इक्विटी, एंड यहाँ पे ओम्बड्समैन डिसाइड करेगा कि ओरल डिस्कशन चाहिए या रिटन सबमिशन से सब कुछ हो सकता है। एंटायर थिंग विल बी डिसाइडेड बाय द ओम्बड्समैन। इसमें पार्टीज को हर ओरल हियरिंग में प्रेजेंट होने की भी जरूरत नहीं है,
एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे लीगल प्रैक्टिशनर डिफेंडेंट को तो रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता और पेटिशनर को रिप्रेजेंट कर सकता है ओनली विद द परमिशन ऑफ ओम्बड्समैन। तो क्या लिखा है? इट सेज दैट इन प्रोसीडिंग बिफोर ओम्बड्समैन स्ट्रिक्ट रूल ऑफ एविडेंस दैट शैल नॉट अप्लाई, मतलब एविडेंस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्या लिखा है? ओम्बड्समैन मे डिटरमाइन हिज ओन प्रोसीजर कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नाउ ओम्बड्समैन शैल डिसाइड whether to hold oral hearing for the presentation of evidence, मतलब ओम्बड्समैन डिसाइड करेगा कि ओरल हियरिंग करना है या तो ओरल आर्ग्यूमेंट करना है कि नहीं करना है, या तो पूरा प्रोसीडिंग जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेसिस पे करना है। ये सब कुछ कौन डिसाइड करेगा? ओम्बड्समैन। क्लियर? नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द इन्वेस्टर टू प्रेजेंट एट द ओरल हियरिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन। यहाँ पे इन्वेस्टर को ओरल हियरिंग में प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। इसका लिखा है ओम्बड्समैन जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेसिस पे भी डिसीजन दे सकता है, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो उसके सामने सबमिट किए गए हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, नो लीगल प्रैक्टिशनर शैल बी परमिटेड टू रिप्रेजेंट द डिफेंडेंट और रिस्पोंडेंट। देखो ना, डिफेंडेंट और रिस्पोंडेंट को लीगल प्रैक्टिशनर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो लीगल प्रैक्टिशनर है, क्या वो कंप्लेनेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है? यस, ओनली विद द परमिशन ऑफ ओम्बड्समैन। तो क्या लिखा है? नो लीगल प्रैक्टिशनर शैल बी परमिटेड टू रिप्रेजेंट द डिफेंडेंट और रिस्पोंडेंट एट द प्रोसीडिंग बिफोर ओम्बड्समैन एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्शन दिया हुआ है? तो एक्सेप्शन दिया है लीगल प्रैक्टिशनर को to represent, permitted to represent the complainant by ombudsman, मतलब कंप्लेनेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है लेकिन किसके परमिशन से? ओम्बड्समैन के। ऑब्जेक्टिव यही है कि रिस्पोंडेंट और डिफेंडेंट कौन होगा? वी आर टॉकिंग अबाउट अ मैटर बिफोर ओम्बड्समैन, सो हु इज गोइंग टू बी डिफेंडेंट और रिस्पोंडेंट? इट इज गोइंग टू बी लिस्टेड कंपनी और इंटरमीडियरी, तो वो लीगल प्रैक्टिशनर हायर नहीं कर सकते। और जो कंप्लेनेंट है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकता है, बट वो भी किसके परमिशन से? ओम्बड्समैन। क्लियर? अब देखो, अब यहाँ पे जब ओम्बड्समैन के सामने मैटर सेटलमेंट कैसे होता है, अवार्ड कैसे आता है, नाउ व्हाट इज बीइंग सेड कि जब ओम्बड्समैन के सामने कोई कंप्लेन सबमिट किया जाएगा, कंप्लेनेंट कोई कंप्लेन सबमिट करेगा अगेंस्ट लिस्टेड कंपनी और इंटरमीडियरी, तो ओम्बड्समैन क्या करेगा? एक नोटिस इशू करेगा। किसको नोटिस देगा? उस लिस्टेड कंपनी और इंटरमीडियरी को नोटिस देगा जिसके अगेंस्ट में कंप्लेंट सबमिट किया गया है। कहाँ पे सबमिट कर ओम्बड्समैन नोटिस देगा? रजिस्टर्ड ऑफिस में या तो कॉर्पोरेट ऑफिस में ऑफ लिस्टेड कंपनी और इंटरमीडियरी। तो क्या लिखा है? ऑन रिसिप्ट ऑफ कंप्लेन अगेंस्ट लिस्टेड कंपनी और इंटरमीडियरी फ्रॉम द कंप्लेनेंट, ओम्बड्समैन शैल इशू अ नोटिस ऑफ द रिसिप्ट ऑफ कंप्लेन along with a copy of the complaint, और इसको सबमिट सेंड करेगा रजिस्टर्ड ऑफिस या कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ लिस्टेड कंपनी और इंटरमीडियरी। अब ओम्बड्समैन का ऑब्जेक्टिव क्या है? ओम्बड्समैन का ऑब्जेक्टिव है कि वो एमिकेबल तरीके से डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे। तो यहाँ पे ओम्बड्समैन endeavors to promote settlement of complaint by agreement or mediation between the complainant and the listed company or intermediary named in the complaint। अब देखो, अब दो बातें होंगी, या तो एमिकेबल सेटलमेंट हो जाएगा या तो एमिकेबल सेटलमेंट नहीं होगा। अभी क्या लिखा है? इफ एनी एमिकेबल सेटलमेंट और फ्रेंडली अग्रीमेंट इज अलाइव बिटवीन द पार्टीज, तो यहाँ पे पार्टीज को जो टाइम पीरियड दिया जा रहा है वो 1 मंथ का दिया जाता है कि 1 महीने में आप अपना एमिकेबल सेटलमेंट कर लो। अगर पार्टीज ने 1 महीने में एमिकेबल सेटलमेंट कर लिया तो यहाँ पे क्या लिखा है? ओम्बड्समैन मे पास एन अवार्ड इन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट और अग्रीमेंट। तो यहाँ पे पार्टीज अगर एमिकेबल सेटलमेंट कर लिया, पार्टीज ने टर्म्स डिसाइड कर लिया कि भाई हम लोग ये टर्म्स को हम लोग एग्री कर रहे हैं, अगर पार्टीज ने टर्म्स डिसाइड कर दिया ना कितने, तो ओम्बड्समैन क्या करेगा? उनके टर्म्स के हिसाब से अपना अवार्ड पास करेगा। मतलब ओम्बड्समैन अपना अवार्ड पास करेगा जिसमें वो उन्हीं टर्म्स को मेंशन करेगा जो टर्म्स को पार्टी ने एग्री किया है। क्या लिखा है? विद इन 1 मंथ from the date of filing of the complaint and direct the parties to perform the obligation in accordance with the terms recorded in the award। यहाँ पे 1 मंथ के अंदर
ओम्बड्समैन अपना ऑर्डर अवार्ड इशू करेगा जो उसी टर्म्स पे लिखे होंगे जो टर्म्स सेटल हुए हैं, एंड पार्टीज को बोलेगा कि अब आप इस टर्म्स के हिसाब से अपने ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करो। अभी अगर पार्टीज मैटर को एमिकेबल तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते कितने दिन के अंदर, विद इन 1 मंथ ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंप्लेन, तो अब ओम्बड्समैन क्या करेगा, ओम्बड्समैन अब एजुडिकेशन करेगा। इफ यू सी द फर्स्ट पार्ट में सेटलमेंट एमिकेबल तरीके से हो गया, तो अगर एमिकेबल तरीके से हो गया तो 1 मंथ के अंदर ओम्बड्समैन अपना ऑर्डर इशू कर देगा ऑन द सेम टर्म्स इन द सेम लाइंस, जिस तरीके से अवार्ड जिस तरीके से पार्टीज ने एग्री किया है, एंड पार्टीज को बोलेगा कि आपको अब इस तरीके से ही अपने ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करना है। लेकिन अगर एमिकेबल तरीके से सेटलमेंट नहीं होता है तो फिर क्या, तो वहां पे फिर ओम्बड्समैन एजुडिकेशन करेगा। ओम्बड्समैन शैल बेस्ड ऑन द मटेरियल प्लेस बिफोर हिम एंड आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द पार्टीज, मतलब ओम्बड्समैन दोनों पार्टीज को रिप्रेजेंटेशन राइट देने के बाद give his award in writing and the award on adjudication shall be made by the ombudsman। मतलब यहाँ पे ओम्बड्समैन क्या कर रहा है, ओम्बड्समैन अपना अवार्ड इशू कर रहा है कितने दिन के अंदर, विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ कंप्लेन। अब याद रखना यहाँ पे अगर अवार्ड देने का टाइम पीरियड कितना है 3 months, बट अगर मान लो अवार्ड 3 महीने के बाद भी दिया जाता है ड्यू टू सम वैलिड रीजन, तो अवार्ड इनवैलिडेट नहीं होगा। तो क्या लिखा है, however award shall not invalidate by reason that the award was made beyond the said period of 3 months। what is further being said that ombudsman shall, अब यहाँ पे जो अवार्ड है उसकी कॉपीज दोनों पार्टीज को दिया जाएगा, इन पार्टीज को बोला जाएगा कि अब आपको अपने ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करना है एज पर द अवार्ड बीइंग गिवन। क्लियर। अब देखो यहाँ पे विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ कंप्लेन, यहाँ पे 1 मंथ के अंदर एमिकेबल सेटलमेंट हो जाना चाहिए। अगर 1 मंथ में एमिकेबल सेटलमेंट नहीं होता है तो विद इन 3 months, जिस 3 months के अंदर 1 मंथ भी इंक्लूडेड है, उसमें ओम्बड्समैन अपना एजुडिकेशन दे देगा। क्लियर। अब देखो अब करेक्शन ऑफ अवार्ड में क्या लिखा है कि अगर मान लो ओम्बड्समैन ने कोई अवार्ड इशू किया और उस अवार्ड में कुछ मिस्टेक है, क्लियर, तो यहाँ पे आप अवार्ड के करेक्शन के लिए या तो पार्टीज जा सकता है या तो ओम्बड्समैन खुद स्यू मोटो अवार्ड को करेक्ट कर सकता है। तो पार्टीज कैसे जा सकता है, तो विद इन 15 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ अवार्ड, तो जब अवार्ड की कॉपी पार्टीज को दिया जाएगा, पार्टीज क्या करेंगे 15 दिन के अंदर फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ अवार्ड, पार्टी क्या करेंगे, नाउ विद द नोटिस ऑफ अदर पार्टी मे रिक्वेस्ट ओम्बड्समैन, तो यहाँ पे एक पार्टी दूसरे पार्टी को इन्फॉर्म करके वो लोग ओम्बड्समैन को क्या करेंगे, ओम्बड्समैन को बोलेंगे कि सर अवार्ड में मिस्टेक है, इसको करेक्ट किया जाए। एंड ओम्बड्समैन क्या करेगा ना, ओम्बड्समैन उसकी रिक्वेस्ट को कंसिडर करेगा, और अगर ओम्बड्समैन को लगता है कि रिक्वेस्ट जस्टिफाइबल है तो ओम्बड्समैन अवार्ड को करेक्ट करेगा कितने दिन के अंदर, विद इन 15 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट। क्लियर। ये सिचुएशन कब आएगा, जब पार्टीज रिक्वेस्ट करेंगे, और अगर ओम्बड्समैन खुद स्यू मोटो रिकॉर्ड को अवार्ड को करेक्ट कर रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है, तो ओम्बड्समैन में ऑल्सो, मतलब अगर ओम्बड्समैन चाहे तो ओम्बड्समैन में ऑल्सो रेक्टिफाई द एरर ऑन हिज ओन इनिशिएटिव कितने दिन के अंदर, विद इन 15 days ऑफ द डेट ऑफ अवार्ड। देखो यहाँ पे 15 days फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ अवार्ड था, एंड यहाँ पे 15 days फ्रॉम डेट ऑफ अवार्ड है। क्लियर। मतलब जब ओम्बड्समैन अवार्ड इशू करेगा, अगर ओम्बड्समैन अवार्ड इशू कर रहा है तो उसके 15 दिन के अंदर ओम्बड्समैन खुद करेक्शन कर सकता है, और अगर ओम्बड्समैन ने अवार्ड दिया पार्टीज को, तो पार्टीज को जब अवार्ड की कॉपी मिलेगा उसके 15 दिन के अंदर पार्टीज ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं फॉर मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन ऑफ अवार्ड। क्लियर। अब देखो द लास्ट पार्ट ऑफ ओम्बड्समैन, अगर ओम्बड्समैन ने अवार्ड दिया तो ओम्बड्समैन का जो अवार्ड है वो किसके ऊपर बाइंडिंग होगा, तो द अवार्ड गिवन बाय ओम्बड्समैन शैल बी फाइनल बाइंडिंग, पहला पार्टीज के ऊपर, दूसरा जो भी पर्सन उस अवार्ड से अपना राइट क्लेम कर रहा है उसके ऊपर वो अवार्ड बाइंडिंग होगा। इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि अगर ओम्बड्समैन ने कोई अवार्ड दिया है किसी पर्टिकुलर मैटर में और फ्यूचर में वैसा ही सिमिलर मैटर होता है तो ओम्बड्समैन वापस मैटर कंसीडर नहीं करेगा, जो ओल्ड डिसीजन दिया वही वैलिड रहेगा। तो जो ओल्ड डिसीजन दिया था उसमें जो ओल्ड पार्टीज थे, जो मैटर ऑफ डिस्प्यूटिंग पार्टीज थे, उन पे तो अवार्ड बाइंडिंग था। फ्यूचर में वो हर एक पर्सन जो उस अवार्ड को यूज करेगा, क्लेम करेगा और सीकिंग राइट, उसके लिए भी वो अवार्ड बाइंडिंग है। अब अगर आप ओम्बड्समैन के डिसीजन से खुश नहीं हो तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऑलवेज गो टू सेबी फॉर बाय फाइलिंग रिव्यू पिटीशन। तो यहाँ क्या लिखा है, एनी पर्सन अग्री बाय द अवार्ड ऑन एजुडिकेशन में विद इन 1 month फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ अवार्ड फाइल अ पिटीशन बिफोर सेबी सेटिंग द ग्राउंड फॉर रिव्यू ऑफ अवार्ड। यहाँ पे तो सेबी के पास जो भी पर्सन ओम्बड्समैन के अवार्ड से खुश नहीं है वो सेबी के पास जा सकता है कितने दिन के अंदर, विद इन 1 month फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ अवार्ड। अब यहाँ पे जब आप सेबी के पास रिव्यू के लिए जाओगे तो सेबी आपके मैटर को कब कंसिडर करेगा, अगर सेबी का मानना है कि जो डिसीजन दिया है ओम्बड्समैन ने उसमें सब्सटैंशियल इनजस्टिस है या तो उसमें एपरेंट मिस्टेक है। अगर ये दो कंडीशन होते हैं तो सेबी रिव्यू पिटीशन को कंसिडर करेगा। सेबी में रिव्यू द अवार्ड ओनली इफ देयर इज अ सब्सटैंशियल इनजस्टिस और देयर इज एपरेंट ऑन द फेस ऑफ द, अगर एरर एपरेंट है, एपरेंट मिस्टेक है, तो सेबी आपका रिव्यू पिटीशन कंसिडर करेगा। अब यहाँ पे सेबी के सामने जब हम लोग रिव्यू के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 75% ऑफ द अमाउंट जो अवार्ड में मेंशन था, ओम्बड्समैन ने जो अवार्ड मेंशन इशू किया था उसमें जो अमाउंट मेंशन था उसका 75% आपको सेबी के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर सेबी चाहे तो 75% की रिक्वायरमेंट को वेव ऑफ भी कर सकता है और कम भी कर सकता है। क्या लिखा है, नाउ वेयर अ पिटीशन और रिव्यू ऑफ अवार्ड इज फाइल्ड, then such petition shall not be entertained by SEBI unless the party filing the petition has deposit with SEBI। कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा, 75% of the amount mentioned in the award। However, SEBI may waive or reduce the amount। क्लियर। अब यहाँ पे जब आप सेबी के सामने पिटीशन फाइल करोगे तो जब आप सेबी के सामने पिटीशन फाइल करोगे तो सेबी यहाँ पे आपके रिव्यू पिटीशन को कितने दिन के अंदर डिस्पोज ऑफ कर देगा, 45 डेज के अंदर। क्या लिखा है, सेबी में रिव्यू द अवार्ड एंड पास सच ऑर्डर एज डीम्ड नेसेसरी विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ पिटीशन फॉर रिव्यू। अब एक चीज समझो, यहाँ पे आपने सेबी के पास रिव्यू पिटीशन फाइल किया। अब ऐसे केस में जो ओम्बड्समैन ने अवार्ड पास किया था वो कब तक सस्पेंड रहेगा, 1 month तक। अच्छा 1 month क्यों, कि 1 month आपके पास टाइम पीरियड था सेबी के पास जाने का फॉर फाइलिंग ऑफ रिव्यू पिटीशन। यहाँ पे क्या लिखा है, तो अवार्ड पास्ड बाय ओम्बड्समैन शैल रिमेन सस्पेंडेड टिल द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 1 month फॉर फाइलिंग रिव्यू पिटीशन। या तो अगर आपने रिव्यू पिटीशन फाइल कर दिया है तो जब तक रिव्यू पिटीशन को सेबी डिस्पोज ऑफ नहीं कर देगा तब तक ओम्बड्समैन का अवार्ड सस्पेंडेड रहेगा, और टिल द रिव्यू पिटीशन इज डिस्पोज ऑफ बाय सेबी। अब यहाँ पे अवार्ड जो है, अवार्ड को कितने दिन के अंदर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्या लिखा है, द पार्टी सो डायरेक्टेड शैल इंप्लीमेंट द अवार्ड कितने दिन के अंदर, विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेबी ऑन रिव्यू। मतलब सेबी ने अगर रिव्यू अपना ऑर्डर इशू किया तो उसके 30 दिन के अंदर आपको अवार्ड को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और विद इन सच पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय सेबी इन द ऑर्डर। मतलब यहाँ पे सेबी ने रिव्यू कंसिडर किया एंड रिव्यू के बाद सेबी अपना ऑर्डर देगा, तो सेबी ने आपको ऑर्डर में सेबी मेंशन करेगा कि आपको कितने दिन के अंदर इस मैटर को इंप्लीमेंट करना है। एंड यहाँ पे सेबी जब भी डिसीजन देगा रिव्यू में वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड इक्विटी को फॉलो करेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, सेबी में डिटरमाइन प्रोसीजर कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्लियर। अब देखो नाउ, अब यहाँ पे ये ओम्बड्समैन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है क्यों बनाया गया है, जिससे कि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। कोई भी अगर अग्रीव पर्सन है
लिस्टेड कंपनी के अगेंस्ट में या इंटरमीडिएट के अगेंस्ट में, तो वो ओम्बड्समैन के पास जाके अपनी कंप्लेन कर सके। तो ये लिस्टेड कंपनी और इंटरमीडिएट के लिए एक ऑब्लिगेशन बनाया है कि उनको ओम्बड्समैन का नाम, ओम्बड्समैन का डिटेल अपने ऑफिस में भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, प्लस उनको अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में या क्लाइंट एग्रीमेंट में भी मेंशन करना पड़ेगा कि अगर आपको कोई भी कंप्लेन है तो आप किस ओम्बड्समैन के पास जा सकते हो। क्या लिखा है? एवरी लिस्टेड कंपनी और इंटरमीडिएट शैल डिस्प्ले द नेम एंड एड्रेस ऑफ द ओम्बड्समैन to whom the complaint are to be made by the aggrieved person in his office premises, so that it put to the notice of shareholder, investor, unit holder visiting the office premises. अब यहाँ पे now the listed company or intermediary in its offer document or client agreement shall give the full disclosure about the grievance redressal mechanism through ombudsman. यहाँ पे आपको आपको यहाँ पे इन्वेस्टर ग्रीवेंस मैकेनिज्म किस तरीके से थ्रू ओम्बड्समैन ये आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब अगर आप इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल नहीं करते हो तो इसको एक तरीके का डिफॉल्ट माना जाएगा, एंड दिस विल अट्रैक्ट पेनल्टी अंडर सेक्शन 15A। यहाँ पे क्या लिखा है? एनी फेलियर टू disclose the grievance redressal mechanism through ombudsman or any failure to display the particulars attract penalty under 15A. Clear? Now this is your concept with pertaining to ombudsman. अब देखिए, अब यहाँ पे the last topic of this chapter is scores. अब scores क्या है? Now scores सेबी का एक कंप्लेंट रिड्रेसल मोड है ना, ये एक वेब बेस्ड सेंट्रलाइज ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है सेबी का। जो भी कंप्लेंट लिस्टेड कंपनी के अगेंस्ट में या मार्केट इंटरमीडिएट्स के अगेंस्ट में आता है दैट इज डेल्ट थ्रू स्कोर्स। अब यहाँ पे जब आप स्कोर्स में कंप्लेन करते हो तो आपको एक ईमेल भेजा जाता है जिसमें एक यूनिक कंप्लेन रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जो आप एज अ कंप्लेनेंट आप फ्यूचर में भी यूज कर सकते हो फॉर ट्रैकिंग द स्टेटस ऑफ कंप्लेन। अब यहाँ पे जब आप कंप्लेन करते हो थ्रू स्कोर्स तो जो भी कंप्लेन है उसको कंसर्न कंपनी को फॉरवर्ड किया जाता है, कंप्लायंस ऑफिसर को फॉरवर्ड किया जाता है फॉर रिड्रेसल। एंड यहाँ पे कंसर्न कंपनी या इंटरमीडिएट उनको क्या करना पड़ता है? एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है, ATR सबमिट करना पड़ता है, जिसमें वो ये बताते हैं कि उन्होंने क्या एक्शन लिया है फॉर रिजॉल्विंग द कंप्लेन। अब सेबी यहाँ पे ATR को चेक करता है और अगर सेबी को लगता है कि कंप्लेन प्रॉपरली रिजॉल्व हो गया है तो सेबी कंप्लेन को क्लोज बना देता है। एंड यहाँ पे जो कंसर्न इन्वेस्टर है अगर वो अपनी स्टेटस को, कंप्लेन के स्टेटस को चेक करना चाहता है तो वो ऑनलाइन चेक कर सकता है, कभी भी चेक कर सकता है बाय यूजिंग द यूनिक कंप्लेन रजिस्ट्रेशन नंबर। क्लियर? अब यहाँ पे कंप्लेन का एक ऑडिट ट्रायल किया जाता है। व्हाट इज ऑडिट ट्रायल? इससे अभी ये भी देखता है कि कितनी कंप्लेन आई थी, उसमें से कितनी कंप्लेन रिजॉल्व हो गई, कितनी कंप्लेन पेंडिंग है। सो दे कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल द कंप्लेन। एंड यहाँ पे जितनी भी कंप्लेन कोर्स में आती है उसका एक सेंट्रलाइज डेटाबेस क्रिएट किया जाता है, जिससे कि एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट होता है जो कि आप जो सेबी को ये चेक कर हेल्प करता है कि सेबी ये देख सके कि भाई कितनी कंप्लेन रिजॉल्व हो रही है, कितनी पेंडिंग है, किस एंटिटी के अगेंस्ट में कंप्लेन ज़्यादा आ रहा है, सो दैट सेबी कैन टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ ऐसे मैटर हैं जो आप स्कोर्स के थ्रू जो स्कोर्स में कंसिडर नहीं होता है। मतलब अगर कोई ऐसी कंप्लेन है जो सिक्योरिटीज मार्केट से कनेक्टेड ही नहीं है, आप रियल एस्टेट मार्केट की बात कर रहे हो, आप गारमेंट्स इंडस्ट्री की बात कर रहे हो, जिसका सिक्योरिटी मार्केट से कनेक्टेड नहीं है, वो कंप्लेन कंसिडर नहीं होगा। इसके अलावा एनोमोलस कंप्लेन, मतलब जिसमें कंप्लेनेंट ने अपना डिटेल प्रोवाइड नहीं किया है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? एक्सेप्ट विसिल ब्लोअर। नाउ विसिल ब्लोअर कंप्लेन का मतलब होता है जहाँ पे जो पर्सन कंप्लेनेंट है वो अपना डिटेल नहीं देता है फॉर सेफ्टी कंसर्न और फॉर एनी अदर रीजन, तो वो उन कंप्लेन को छोड़ के अगर आपने अपना पूरा डिटेल प्रोवाइड नहीं किया है तो वो कंप्लेन स्कोर्स में कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर इनकम्प्लीट कंप्लेन है, ऐसी कंप्लेन जिसमें आपने एलिगेशन स्पेसिफाई नहीं किया है, या तो आपने कंप्लेन नहीं किया है, आपने सजेशन मांगा है, या आप सेबी को गाइडेंस दे रहे हो, ये सब स्कोर्स में कंसिडर नहीं होता है। इसके अलावा अगर शेयर्स प्राइसेस में अगर मूवमेंट, ट्रेडिंग प्राइसेस की बात है, आप सेबी को कंप्लेन करते हो कि पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स में मूवमेंट नहीं हो रहा है,
सेबी इन सब मैटर को स्कोर्स में कंसिडर नहीं करता। इसके अलावा अगर अनलिस्टेड कंपनी है या तो किसी प्राइवेट अग्रीमेंट में डिस्प्यूट हुआ है, तो अगर प्राइवेट एग्रीमेंट डिस्प्यूट हुआ है तो मैटर विल नॉट बी डेल्ट थ्रू स्कोर्स। इसके अलावा अगर कोई फेक डॉक्यूमेंट है, सी अगर फेक डॉक्यूमेंट है तो वहां पे तो इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। आप स्कोर्स में ऐसा कोई मैटर ले ही नहीं सकते जिसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत हो। इसके अलावा ऐसा कोई भी मैटर जो सेबी के परव्यू में नहीं है या तो कोई अनरजिस्टर्ड एंटिटी उसके अगेंस्ट में कोई कंप्लेन है, देन इट कैन नॉट बी डेल्ट थ्रू स्कोर्स। अब कैसे स्कोर्स में कंप्लेन को लॉन्च किया जाता है, तो अग्री पार्टी को क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, उसको स्कोर्स के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, दैट इज सेबी के वेबसाइट से भी आप जा सकते हो या तो scores.gov.in से भी जा सकते हो। वहां पे आपको कंप्लेन रजिस्ट्रेशन, इन्वेस्टर कॉर्नर में कंप्लेन रजिस्ट्रेशन होता है, उस पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपना पूरा डिटेल मेंशन करना पड़ेगा, नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, एंड देन आपको उसके बाद पर्सनल डिटेल डालने के बाद फिर आपको कंप्लेन की कैटेगरी डालना पड़ेगा, किस एंटिटी के अगेंस्ट में कंप्लेन है, क्या कंप्लेन है, नेचर ऑफ कंप्लेन क्या, ये मेंशन करना पड़ेगा। एंड इसके साथ आप एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी अटैच कर देते हो। क्लियर? और जब आप ये कंप्लेन प्रॉपर्ली सबमिट कर दिया आपने फॉर्म, आप इसको सबमिट करोगे तो सिस्टम क्या करेगा, एक यूनिक कंप्लेन रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करेगा एंड जो आपको यूज करना पड़ेगा इन ऑल द फ्यूचर कॉरस्पॉन्डेंस। आप यहाँ पे जब आपने कंप्लेन किया तो एक ईमेल भी आपको भेजा जाएगा विच इज एन एक्नॉलेजमेंट कि आपको कंप्लेन आपकी एक्सेप्ट कर ली गई है, और उस ईमेल में भी यूनिक कंप्लेन रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होगा। क्लियर? अब कितने दिन के अंदर कंप्लेन करना पड़ेगा, व्हाट इज द टाइम लिमिट, तो यहाँ पे इफेक्टिव फ्रॉम 1 अगस्त 18 अगर इन्वेस्टर को कंप्लेन करना है थ्रू स्कोर्स तो 3 साल के अंदर, 3 इयर्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 3 इयर्स के अंदर उसको कंप्लेन करना पड़ेगा स्कोर्स को। वेयर अब यहाँ पे इन्वेस्टर पहले, देखो सिस्टम वही है, इन्वेस्टर को पहले कंपनी या इंटरमीडिएट को अप्रोच करना पड़ेगा, एंड अगर कंसर्न लिस्टेड कंपनी इंटरमीडिएट ने उसकी कंप्लेन को रिजेक्ट कर दिया और कोई रिप्लाई ही नहीं दिया और उन्होंने सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दिया तो आप स्कोर्स में कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन कितने दिन के अंदर करना है, 3 इयर्स के अंदर। अब अगर इन्वेस्टर 3 इयर्स के अंदर कंप्लेन नहीं करता फिर वो मैटर स्कोर्स के थ्रू डील नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैटर डील ही नहीं होगा, आप एप्रोप्रिएट फोरम के पास, कोर्ट में, सेबी के पास आप जा सकते हो, बट नॉट थ्रू स्कोर्स। क्लियर? अब व्हाट इज फर्दर बीइंग सेड कि कौन कौन सी कंपनीज के अगेंस्ट में आप कंप्लेन स्कोर्स के थ्रू नहीं कर सकते। पहला, अगर कोई कंपनी अनलिस्टेड है या तो डिलिस्ट हो गया है तो उसके अगेंस्ट में आप स्कोर्स के थ्रू कंप्लेन नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई कंपनी सिक कंपनी है या ऐसी कंपनी जिसका मॉरेटोरियम ऑर्डर इशू हुआ है। व्हाट इज मॉरेटोरियम ऑर्डर? तो मॉरेटोरियम ऑर्डर मतलब वो ऑर्डर ड्यूरिंग विच कोई भी लीगल प्रोसीडिंग पर्सन के अगेंस्ट में इनिशिएट या कंटिन्यू नहीं हो सकता, दैट इज कॉल्ड मॉरेटोरियम ऑर्डर। इसके अलावा वो हर एक कंपनी जिसका नाम स्ट्राइक ऑफ हो गया है, या तो वैनिशिंग कंपनी, या तो सस्पेंडेड कंपनी, या तो कंपनी जो लिक्विडेशन में, इन कंपनीज के अगेंस्ट में भी आप स्कोर्स के थ्रू आप कंप्लेन नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर कंप्लेन ऐसे केस है जो मैटर जुडिशियल बॉडी के सामने पेंडिंग है, अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर कोई मैटर कोर्ट के सामने पेंडिंग है तो आप उस मैटर को स्कोर्स के थ्रू वापस कंप्लेन नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर कंप्लेन किसी अदर रेगुलेटरी बॉडी से, अदर रेगुलेटरी बॉडी के अंडर में आता है, फॉर एग्जांपल अगर इंश्योरेंस कंपनी है तो डिस्प्यूट शुड बी ब्रॉट बिफोर आईआरडीए, अगर पेंशन फंड कंपनी है सो द डिस्प्यूट शुड बी ब्रॉट बिफोर पीएफआरडीए, बैंकिंग कंपनी है सो द डिस्प्यूट शुड बी ब्रॉट बिफोर आरबीआई। तो अगर इनके सामने ना होना चाहिए तो फिर वो मैटर स्कोर्स के थ्रू आप डील नहीं कर सकते। अभी नाउ व्हाट इज बीइंग सेड दैट कंप्लेन किस तरीके से फाइल किया जाएगा। सो इट हैज बीन नोटिस कि काफी केसेस में इंस्टेड ऑफ अप्रोचिंग द कंपनी और कंसर्न कंपनी और इंटरमीडिएट, इन्वेस्टर्स क्या कर रहे थे, डायरेक्टली सेबी के पास जा रहे थे, तो सेबी का वर्कलोड काफी बढ़ रहा था। तो यहाँ पे सेबी ने बोला कि पहले आपको कंप्लेन करना पड़ेगा कंसर्न इंटरमीडिएट और लिस्टेड कंपनी को, और अगर वो रिजॉल्व नहीं करते हैं देन द मैटर विल बी टेकन एंड सबमिटेड थ्रू स्कोर्स। तो यहाँ पे क्या लिखा है,
It says that so it has been seen that investors frequently lodge complaint or scores without actually taking the matter up to the concerned company or intermediary. Now, in view of the same, from 1st August, complaint will be handled in the following manner. तो 1 अगस्त 18 से कंप्लेन का सिस्टम क्या बनाया गया है? तो सबसे पहले जब आप कंप्लेन लॉन्च करोगे तो एक इन्वेस्टर से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या आपने ये कंप्लेन कंसर्न इंटरमीडिएट या लिस्टेड कंपनी को किया है? अब इसका आंसर दो ही होगा, या तो आंसर यस होगा या तो आंसर नो होगा। तो हैव यू लॉन्च अ कंप्लेन विद अ कंसर्न इंटरमीडिएट लिस्टेड कंपनी और रिड्रेसल ऑफ योर कंप्लेन? अब अगर इसका इन्वेस्टर आंसर लिखता है नो, इसका मतलब उसने इंटरमीडिएट या कंपनी को तो अप्रोच ही नहीं किया, तो पहले वो कंप्लेन किसको फॉरवर्ड किया जाएगा? इंटरमीडिएट को। तो यहाँ पे क्या लिखा है? द कंप्लेन will be routed directly to the concerned entity. Since this is the first time the issue will be raised with the concerned entity, such direct complaint will be addressed by the concerned entity. तो ये जो डायरेक्ट कंप्लेन है ये सीधे कंपनी को एड्रेस किया जाएगा एंड रिस्पॉन्स जो है वो इन्वेस्टर के पास जाएगा बिना सेबी के इंटरफेरेंस के। मतलब कंप्लेन डायरेक्टली कंपनी के पास जाएगा और रिस्पॉन्स जो देगा कंपनी वो डायरेक्टली इन्वेस्टर के पास जाएगा। अब अगर कंसर्न एंटिटी को 30 दिन के अंदर अपना रिप्लाई इन्वेस्टर को देना पड़ेगा। अगर कंसर्न एंटिटी 30 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं देता है तो फिर मैटर क्या होगा? फिर मैटर सेबी उसको लेगा। तो क्या लिखा है? तो इफ द कंसर्न एंटिटी फेल टू सेंड अ रिस्पॉन्स विद इन 30 days देन द कंप्लेंट विल बी रूटेड टू सेबी ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे जब सेबी के थ्रू रूट किया जाएगा तो कंप्लेन को एक स्कोर रजिस्ट्रेशन नंबर तो उसको एक स्कोर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। और अगर इन्वेस्टर रिट्रेसल ऑफ कंप्लेन से सेटिस्फाई नहीं है तो इन्वेस्टर को ये इंफॉर्मेशन सेबी को देना पड़ेगा कि उसने क्या कंप्लेन किया था, क्या रिप्लाई आया है और जिससे वो सेटिस्फाई नहीं है। और अगर इन्वेस्टर ये सबमिशन सेबी को नहीं देता है कितने दिन के अंदर? अगर ये इन्वेस्टर ये सबमिशन सेबी को नहीं देता है विद इन 15 days तो सेबी क्या मान के चलेगा? इन्वेस्टर रिप्लाई से सेटिस्फाइड है एंड देन सेबी उस कंप्लेन को क्लोज कर देगा। क्या लिखा है? इफ द इन्वेस्टर डज नॉट indicate the same within 15 days then it shall assume that investor is satisfied the redressal and the complaint shall be closed। इसका मतलब अगर आपके पास कंपनी ने रिप्लाई दे भी दिया है तो भी व्हाट इज वेरी क्रूशियल फॉर द इन्वेस्टर कि उसको इमीडिएटली सेबी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर वो रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं है तो, और नहीं रिप्लाई आपने सेबी को इन्फॉर्म किया तो 15 डेज का सेबी ये मान के चलेगा कि आप सेटिस्फाई हो, कंप्लेन क्लोज। अब देखो, अगर इन्वेस्टर से क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या आपने कंपनी को अप्रोच किया है, और अगर इन्वेस्टर का आंसर आता है यस कि उन्होंने कंपनी को अप्रोच किया है और कंपनी ने प्रॉपर रिप्लाई नहीं दिया है, तो फिर मैटर किसके थ्रू लिया जाएगा? कोर्स के थ्रू। तो यहाँ पे क्या लिखा है? Now the complainant has to provide the date of taking of the complaint and also the address where the communication was last made। मतलब अगर आप बोलते हो कि आपने कंपनी को अप्रोच किया था, कंपनी को कंप्लेन भेजा है, तो वो डिटेल आपको सेबी को प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब कंप्लेन जो है वो सेबी के थ्रू रूट होगा एंड when the complaint comes to SEBI, the complaint is examined and decide whether the subject matter fall within the purview of SEBI and need to be referred। मतलब SEBI अब यहाँ पे आपकी कंप्लेन को देखेगा, if they find that yes complaint is valid तो SEBI उसको कंसर्न एंटिटी को फॉरवर्ड करेगा एंड इसके बाद आफ्टर एग्जामिनेशन SEBI क्या करेगा? आफ्टर एग्जामिनेशन SEBI forward the complaint to the concerned entity with an advice to send the written reply and file the action taken report। इसका मतलब SEBI यहाँ पे एंटिटी को बोलेगा कि अब आपको इसके ऊपर अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है और एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट करना है। कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर। अगर 30 डेज के अंदर नहीं किया गया तो SEBI will attract penalty under section 15A। नाउ अब यहाँ पे अगर SEBI क्या एक्शन ले सकता है? तो SEBI अगर इन्वेस्टर की कंपनी को रिजॉल्व नहीं किया गया तो SEBI क्या एक्शन ले सकता है? यहाँ पे क्या लिखा है? SEBI has empowered stock exchange to levy fine और नॉन रिड्रेस ऑफ इन्वेस्टर कंप्लेन। तो SEBI स्टॉक एक्सचेंज को बोल सकता है कि जो डिफॉल्टिंग कंपनी उसके अगेंस्ट में उसके वो फाइन लगाए जाए। इसके अलावा अगर कंप्लेन रिजॉल्व नहीं होता है या फाइन पे नहीं हुआ
तो सेबी स्टॉक एक्सचेंज या डिपॉजिटरी को बोल सकता है कि एंटायर प्रमोटर ग्रुप की होल्डिंग को फ्रीज कर दिया जाए। इसका मतलब प्रमोटर के शेयर ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। अब यहाँ पे अगर नॉन कंप्लायंस कंटिन्यू रहेगा तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, मैटर को सेबी को रेफर करेगा, जिससे स्टॉक एक्सचेंज सेबी को बोलेगा कि सर आप अप्रोप्रिएट एक्शन लो। एंड यहाँ पे सेबी जब अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा तो सेबी वहां पे उनके ऊपर फाइन, इम्प्रिजनमेंट, हर तरीके की पेनल्टी इम्पोज कर सकता है अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग कंपनी और द इंटरमीडिएटरी। तो क्या लिखा है, while the entity is directly responsible for redress of investor complaint, SEBI can initiate action against non-cooperative attitude entities। मतलब सेबी वहां पे जो भी डिफॉल्टिंग कंपनी है उनके ऊपर अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हाँ, इसका मतलब सेबी डिफॉल्टिंग एंटिटीज के ऊपर एक्शन ले सकता है सो दैट इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। क्लियर? एंड दिस इज योर कंप्लीट डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू स्कोर्स। और इतना अगर आपने पढ़ लिया तो इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस इज द चैप्टर इज ओवर।